हेलो फ्रेंड्स, मैं एम ए हक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली और आईआईपी में गेस्ट फैकल्टी होने के साथ साथ मैं दिल्ली के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में पिछले 12 वर्षों से सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के स्टूडेंट्स को लगातार गाइड करता आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस एंड एथिक्स के पोर्शन को आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मैंने इस दौरान जब कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे भारत और पूरे विश्व में है, उस समय मैंने एक अपना ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स को इस्टेबल किया है और वह ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स है, उसका नाम है हक स्टडी सर्किल। आप इसे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट है उस पर भी आप इसको देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल है उस पर भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये लेक्चर्स जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स जो हर किसी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा उपयोगी होता है जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करता है, उसके लिए मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ। आज इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ एक ऐसा टर्म को डिफ़ाइन कर रहा हूँ जो कि हर पब्लिक, चाहे वो स्टूडेंट हो, कॉमन मैन हो या कोई भी हो, वो हमेशा इस चीज़ को सुनता रहता है, परंतु हमेशा वो इस चीज़ को पूरी तरह से समझ नहीं पाता। आज मैं यह प्रयास करूँगा कि आपको इस टर्म को बहुत सरलता के साथ बताऊं और जब आप दोबारा इसको कभी सुने तो फिर ऐसा लगे कि वास्तविकता में ये क्या है। तो आज हम आपसे जो बात कर रहे हैं उसका नाम है लॉ एंड ऑर्डर। हम लोग इसको कानून और व्यवस्था या विधि एवं व्यवस्था के रूप में भी सुनते हैं। लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है? जब भी कभी आप सुनते हैं तो कई बार आपको ये लगता है कि शायद पुलिस या पैरामिलिट्री या किसी और संस्था के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, पर वास्तविकता में ये कुछ उससे डिफरेंट है। और क्या इसकी मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर में जो है वो दो शब्द बना हुआ है, एक तो है विधि और दूसरा है व्यवस्था। विधि को हम लोग कानून के रूप में भी जानते हैं, व्यवस्था को हम लोग कई बार सिस्टम के रूप में भी इसको देखते हैं। अब पहले आपको मैं ये डिफाइन करूं कि विधि का मतलब क्या होता है, लॉ का मतलब क्या होता है। तो विधि का मतलब होता है सामान्य रूप से बंच ऑफ रूल्स, यानी नियम या कानून का समूह। नियम या कानून के समूह के द्वारा ही किसी भी संस्था को हम लोग संचालित करते हैं। बिना नियम या बिना कानून के किए गए कार्य को गैर कानूनी कहते हैं। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर कभी शब्द आए गैर कानूनी, तो आप लोग हमेशा ये समझते हैं कि कोई गलत ही काम है। बिल्कुल, गैर कानूनी का मतलब गलत काम है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको पहली बात ये समझना होगा कि वो सभी काम जिसके संदर्भ में कानून में कोई उपबंध नहीं है और उस काम को आप कर रहे हैं तो उसे हम गैर कानूनी की संज्ञा देंगे। अच्छा या बुरा ये डिसाइड करने का अधिकार जो इसको नियंत्रित करते हैं उसके ऊपर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कि आप एक अधिकारी हैं, आप एक डीसी हैं और आपको 100 रुपये मिला कि आप बच्चों को पेन बांट दीजिए। आप जब बच्चों को पेन बांटने के लिए गए 100 बच्चों में, तो आपने देखा कि उसमें से जो 20 बच्चे हैं वो काफ़ी भूखे हैं। तो आपने यह डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कि इसमें से 80 रुपये का पेन ले लेते हैं और 20 रुपये का ब्रेड ले लेते हैं, ताकि भूखे बच्चों को बांटा जा सके। जैसे ही आपने 20 रुपये का ब्रेड लिया, ये काम हो गया गैर कानूनी, क्योंकि कानून के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था
कि आप पेंसिल लें और पेंसिल को बांटें, किसी दूसरे व्यक्ति को ब्रेड बांटने की जिम्मेदारी है। तो हर काम, प्रत्येक काम के लिए पूर्व निर्धारित कानून का होना अनिवार्य है, और अगर कानून नहीं है और ऐसे काम किए जा रहे हैं तो उसे हम गैर कानूनी कहते हैं। अब आइए कि कानून का जो समूह है, बंच ऑफ रूल है, उसका निर्माण कौन करता है। तो सबसे पहले इस शब्द को देखिए, विधि। विधि से ही आपको सारी बातें क्लियर होगी। विधि से सीधा संबंध होता है विधायिका या विधान, है ना। विधि को हम लोग विधान भी कहते हैं। तो विधायिका के द्वारा बनाए गए जो रूल होते हैं हम लोग उसको विधि कहते हैं। पर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जितने भी रूल हैं वो सब के सब विधायिका के द्वारा बनाए गए हैं। हाँ, मैक्सिमम रूल जो है वो विधायिका के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे रूल हैं जो कार्यपालिका बनाती है, यानी कि मंत्री या मंत्री परिषद बनाती है। विधायिका का मतलब क्या हो गया, अगर हम देश के संदर्भ में देखें तो संसद। तो कुछ रूल ऐसे हैं जो कार्यपालिका बनाती है, कुछ रूल ऐसे हैं जो न्यायपालिका बनाती है। जैसे तत्काल रिजर्वेशन से संबंधित अगर कोई रूल होगा तो वो रेल मंत्री बनाएगी। रेल मंत्री क्या है, कार्यपालिका। इसी तरह से अगर देखिए आप पॉल्यूशन के संदर्भ में कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया तो वो भी एक रूल है, तो उस रूल का निर्माण किया न्यायपालिका। कुछ ऐसे भी रूल होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा बनाए जाते हैं और उस रूल को भी आपको फॉलो करना होता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि यूरो एक मापदंड है जो गाड़ी के पीछे लगा होता है, यूरो 4, यूरो 3, यह अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है, यूरोप का। तो कुछ ऐसे रूल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनते हैं और कुछ ऐसे रूल हैं जिसको कि स्थानीय समूह बनाते हैं। भारत के संविधान में भी यह प्रावधान है कि अनुसूची और 5 और 6 में कि स्थानीय विषय से संबंधित रूल का निर्माण वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ की परंपरा के अनुसार बनाए जाएंगे। तो रूल कई संस्थाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। अगर हम आपसे कहें कि रूल क्यों बनाए जाते हैं तो इसका मूल उद्देश्य 4 होता है। 4 पर्पस के वजह से हम रूल बनाते हैं। पहला हमारा पर्पस ये होता है कि जो भी संसद है या जो भी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका है, वो किसी कार्य को करना चाहती है। तो जब वो किसी कार्य को करना चाहती है तो किस प्रकार से कार्य करे, इसके लिए वो पहले से प्लान बनाती है, रूल बनाती है। दूसरा होता है कि प्लान, जैसे अभी हमने कहा कि एक प्लान बनाया जाता है कि हम जो है मनरेगा के तहत इतने लोगों को रोजगार देंगे। एंड तीसरा रूल का एक संदर्भ होता है घोषणा भी। सरकार समय समय पर अपनी जनता को, अपने लोगों को कुछ प्रॉमिस करती है, कुछ घोषणा करती है कि हम आपके लिए ये काम करेंगे या हम आपके लिए ये काम नहीं करेंगे। तो ये समस्त चीज़ जो है वो पार्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत आता है। किसी भी देश में या किसी भी समाज को अगर आप देखना चाहते हैं कि वो समाज प्रगतिशील है, रूढ़िवादी है या परंपरागत है, तो आप वहाँ के बनाए हुए रूल को देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कि यह रूल है कि हाथ के बदले हाथ, आँख के बदले आँख। तो आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वहाँ पर एक ऐसा समाज या ऐसा देश है जो प्राचीन काल या कबीलाई समाज में अभी तक जी रहा है। ओके, तो हर देश में अलग अलग तरह के रूल उसके समाज, परिस्थिति, उसके वातावरण, उसके डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं। तो ये है पार्ट ऑफ रूल। जैसे हमने लिखा कि समाज और देश के दर्पण होता है रूल। आप छोड़ दीजिए 2 अलग अलग देशों में, आप अपने स्टेट में देखेंगे कि अगर दिल्ली में कोई रूल है और कोई रूल आपके केरल में है या कोई रूल यूपी में है, शिक्षा से संबंधित कोई रूल यूपी में है और शिक्षा से संबंधित कोई रूल अगर केरला में है, तो आप देखेंगे कि उससे ये प्रदर्शित होगा कि शिक्षा में ये दोनों राज्य किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं या वहाँ के समाज में शिक्षा का क्या महत्व है। तो रूल बेसिकली ये सारी चीज़ों को डिफाइन करता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ें हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर, व्यवस्था। व्यवस्था को हम लोग कई बार सिस्टम के रूप में भी देखते हैं। मैं आपको व्यवस्था को बहुत सिंपल शब्द से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप किसी क्लास में जाते हैं, मान लीजिए कोई एक क्लास है, ऐसे
यहाँ पे टीचर्स हैं और यहाँ पर बच्चों के चेयर लगे हुए हैं, एक चेयर के पीछे एक चेयर ऐसे करके लगे हुए हैं। आप क्या बोलेंगे कि क्लास जो है वो पूरी तरह से व्यवस्थित है। व्यवस्थित का मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ को जहाँ पर जैसे होना चाहिए वो वैसे ही वहाँ पर है। जिन चीज़ों को जिस समय जिस प्रकार से जिस प्रक्रिया से होना चाहिए, अगर वो उसी प्रकार उसी प्रक्रिया उसी स्थान उसी समय पर है, दैट इज़ कॉल्ड व्यवस्था। लेकिन अगर हम इसमें ये कहें कि अगला जो चेयर है वो ऐसे लगा हुआ है, अब बताइए, अब आप इस क्लासरूम के बारे में क्या कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक तो क्लासरूम व्यवस्थित है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्लासरूम जो है वो अव्यवस्थित है। यानी जिस प्रक्रिया जिस पद्धति जिस तरह से रहना चाहिए वो उस तरह से नहीं है। तो व्यवस्था यही होता है। तो व्यवस्था के संदर्भ में अगर हम क्या कहते हैं कि जो हमने नियम बनाया है ना, उस नियम के माध्यम से हम कार्यों को किस प्रकार से संपन्न कर रहे हैं। एक निर्धारित मापदंड के अनुसार हम जब कार्यों को संपन्न करते हैं तो इसे हम कहते हैं व्यवस्था। लेकिन अगर निर्धारित मापदंड के अंतर्गत अगर हम चीज़ों को संपन्न नहीं करते तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, अव्यवस्था होती है, अराजकता होती है, और इससे क्या होता है कि विकास के कार्य या उत्थान के कार्य रुकते हैं। जितना आप व्यवस्थित रहेंगे, जितना आप चीज़ों को जिस प्रकार से बनाया उसी प्रकार से इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड आप व्यवस्थित हैं। इसलिए रूल क्या होता है, यानी विधि क्या होता है, वो होता है जनता, नियम और प्रशासन के बीच समन्वय। यानी जनता को भी यह निर्धारित करना है या पालन करना है कि जिस प्रकार के नियम बने हैं उसको हम फॉलो करें। प्रशासन या सरकार का काम ये होता है कि जिस प्रकार के नियम बनाए गए हैं उसको वो फॉलो करवाएं, अगर जो फॉलो नहीं कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप, जैसे आप रोड पे जा रहे हैं तो आपने देखा कि हमारे यहाँ एक व्यवस्था बना हुआ है कि ऑरेंज पर धीरे होना है, रेड लाइट पे रुकना है और ग्रीन पे चलना है। तो ये हमें फॉलो करना है। अगर मान लीजिए कि हम इस रूल को फॉलो नहीं करते तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि आप देखते हैं ट्रैफिक जाम हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तब ऐसे स्थिति में क्या होगा, प्रशासन आएगा और आपके ऊपर दंड लगाएगा। तो रूल और लॉ एंड ऑर्डर का संबंध यहाँ से है। इसके साथ साथ एक और चीज़ होता है जो कि प्रशासन सुनिश्चित करता है जनता के लिए रूल के माध्यम से। क्या सुनिश्चित करता है? वह यह सुनिश्चित करता है सबसे पहले कि जनता की स्वतंत्रता बनी रहे। कोई भी प्रशासन या सरकार आपकी स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकती। तो रूल ये निश्चित करता है कि आपके स्वतंत्रता बनी रही, चाहे वो जैविक स्वतंत्रता हो, चाहे शिक्षा का स्वतंत्रता हो, चाहे वाक्य का स्वतंत्रता हो, इत्यादि। दूसरी बात ये होती है कि रूल के माध्यम से आपको ये अधिकार दिया जाता है कि किस प्रकार से आप व्यवस्था के साथ अपने संबंध को स्थापित करेंगे। इसमें हो सकता है कि व्यवस्था से कुछ चीज़ें आप लें और कुछ चीज़ें व्यवस्था को दें। उदाहरण स्वरूप, जैसे अगर हम देखते हैं कि टैक्स हम व्यवस्था को देते हैं, है ना, और RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत व्यवस्था से आप सूचना लेते हैं। ओके, तो रूल के माध्यम से हम एक तरह से कह सकते हैं सरकार या प्रशासन के बीच इंटरेक्शन को स्थापित करते हैं, जिसमें हम सरकार को कुछ देते हैं, सरकार से कुछ लेते हैं। और अगर मान लीजिए कि हमें सरकार को कुछ देना हो और हम नहीं दिए, या सरकार को हमें कुछ देना हो और नहीं दिए, तब क्या होगा? तब ऐसे स्थिति में रूल बोलता है कि इसी के माध्यम से हम विवादों का निपटारा करेंगे। यानी जितने भी डिस्प्यूट हैं उस डिस्प्यूट को हम सॉल्व करेंगे और जो भी उससे संबंधित व्यक्ति या अधिकारी होंगे उसको हम दंडित करेंगे। उदाहरण स्वरूप, जैसे मान लीजिए कि RTI कानून के अंतर्गत अगर कहा गया कि प्रशासन या सरकार आपको सूचना देगी और अगर नहीं दी तो डिस्प्यूट हो गया, और जब डिस्प्यूट हुआ तो लॉ ही कहता है
आरटीआई एक्ट ही कहता है कि ऐसे स्थिति में आपके सूचना नहीं देने पर संबंधित अधिकारी को 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। इसी प्रकार से अगर आप रेड लाइट को तोड़ते हैं, जो नियम बने हुए हैं उसको तोड़ते हैं, तो आपके ऊपर भी 500 या 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, विवादों का निपटारा करते हैं। तो रूल को समझिए कि रूल का संबंध मूल रूप से विधायिका के साथ है, कार्यपालिका के साथ है, न्यायपालिका, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और स्थानीय समूह के साथ है। इसका कार्य होता है, कार्य कैसे करें, प्लान, घोषणा इत्यादि। विवादों का निपटारा कैसे करें, स्वतंत्रता इससे सुनिश्चित होती है और आपके अधिकार को जो है ये सुनिश्चित करता है कि क्या किसके कैसे अधिकार है। किसी भी देश का आकलन हम उसके यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था से करते हैं कि क्या वहाँ पर अराजकता की स्थिति तो नहीं है। अगर अराजकता की स्थिति होगी तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि किसी भी प्रकार का वहाँ पर डेवलपमेंट, चाहे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो पाएगा। तो कैसा लगा आपको लॉ एंड ऑर्डर? अगर आपको मेरे वीडियो पसंद लगते हैं तो आप इसको कमेंट कीजिए, साथ ही साथ इसे यूट्यूब पर शेयर भी कीजिए एंड लाइक कीजिए। हमें बताइए कि आप और भी अधिक अगर इस तरह के कुछ एपिसोड चाहते हैं तो प्लीज़ राइट डाउन। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। आज इतना ही। रूल एंड लॉ एंड ऑर्डर। थैंक यू। जय हिंद।